बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रक्षेप की मापनी। देखिए क्या होता है, जब हम कोई प्रक्षेप की रचना करते हैं तो हमें कोई मापनी दी जाती है, कोई निरूपक भिन्न दी जाती है। निरूपक भिन्न तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो था, मापनी पढ़ी थी कि आपको एक मापनी दी जाती थी जिसकी सहायता से आप रचना करते थे। तो उसी भांति जो कोई भी प्रत्येक मानचित्र प्रक्षेप की रचना के लिए कोई हमें मापनी दी हुई होती है और उसके आधार पर हम रचना करते हैं। और इसकी रचना करने के लिए हम किलोमीटर और किलोमीटर या मील, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमें मापनी या तो हम किलोमीटर में बनाते थे या मील में बनाते थे। उसी भांति इसमें भी मापनी की जो हमें या तो किलोमीटर में दी हुई होगी या मील में दी हुई होगी। तो सबसे पहले तो हमें मापनी, जब हम कोई भी मानचित्र प्रक्षेप बनाएंगे तो सबसे पहले हमें पृथ्वी का औसत अर्धव्यास है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पृथ्वी का औसत अर्धव्यास है 6367.75 किलोमीटर। अगर हम इसको मील में बताएं तो होगा 3956.75 मील। ठीक है ना। अब आती है मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण। मानचित्र प्रक्षेपों का जो वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर इसको बांटा गया है। प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, रचना विधि के अनुसार और गुण के अनुसार 3 भाग हैं। मानचित्र प्रक्षेपों के 3 आधार हैं: प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, रचना विधि के अनुसार और गुण के अनुसार। तो पहले आता है प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, भी इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संदर्श मानचित्र प्रक्षेप और दूसरा है असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप। अब संदर्श मानचित्र प्रक्षेप क्या होते हैं और असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप क्या होते हैं? तो प्रकाश की सहायता से बनाए गए मानचित्र प्रक्षेपों को संदर्श मानचित्र कहा जाता है। इन प्रक्षेपों की रचना करने के लिए हमें क्या करना होता है? अक्षांश और देशांतरों के जाल पर किसी एक निश्चित बिंदु से प्रकाश डालकर उसकी छाया को किसी समतल सतह पर प्रक्षेपित करते हैं और उसके बाद पेंसिल या फोटोग्राफ द्वारा अक्षांश और यामोत्तर देशांतर रेखाओं की छायाओं का स्थायी चित्र हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में प्रक्षेप शब्द का प्रयोग किया गया है। इन प्रक्षेपों को ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो कुल मिला के इस प्रक्षेप में हमें किसकी सहायता लेनी होती है? प्रकाश की। दूसरा है असंदर्श मानचित्र। इन मानचित्रों में गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके बनाए गए मानचित्र प्रक्षेप को असंदर्श प्रकार के कहे जाते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना में संशोधन विधि तथा सीमा मानचित्र प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य पर ये निर्भर करते हैं। असंदर्श मानचित्रों को आवश्यकता अनुसार यथाकृतिक, समक्षेत्र अथवा शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने वाला भी बनाया जा सकता है। ये जो प्रक्षेप हैं वो संदर्श मानचित्र प्रक्षेप की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं, क्योंकि हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? गणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपकी 2 प्रक्षेप। प्रकाश के प्रयोग के अनुसार 2 भाग हैं। संदर्श प्रक्षेप में हम प्रकाश की सहायता लेते हैं और असंदर्श प्रक्षेप में हम गणितीय विधि का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है रचना विधि के अनुसार। रचना विधि के अनुसार जो प्रक्षेप हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शंकु प्रक्षेप, दूसरा है बेलनाकार प्रक्षेप और तीसरा है खमध्य प्रक्षेप। तो शंकु प्रक्षेप जो है वो ग्लोब पर अंकित भूग्रिड को कागज के शंकु पर स्थानांतरित करने एवं स्थानांतरण के पश्चात शंकु के कागज को समतल
फैलाने के सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं। हम पहले क्या करते हैं कि ग्लोब पर कोई भूग्रिड है, उसको हम कागज के शंकु पर पहले स्थानांतरित करते हैं। उसके बाद शंकु के कागज को समतल फैलाने के सिद्धांत पर उसको बनाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इसको माने कि कागज का शंकु ग्लोब को किसी चुने गए अक्षांश वृत्त पर स्पर्श करता है, उसमें भी अक्षांश वृत्त में भी भूमध्य रेखा और ध्रुव को छोड़ के बाकी कोई भी अक्षांश वृत्त होगा वहां पर स्पर्श करता है। तथा कागज का जो शंकु का जो शीर्ष है ध्रुव के ठीक ऊपर की ओर और पृथ्वी के बढ़ाए गए ध्रुवीय अक्ष के किसी बिंदु पर स्थित होता है। पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव और शंकु का शीर्ष तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है उसे मानक अक्षांश कहा जाता है। कहाँ पर? पहले तो क्या होगा, पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव और शंकु का शीर्ष तीनों एक सरल रेखा में होंगे और जहां पर जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का शंकु स्पर्श करता है वो उस क्या कहलाता है? मानक अक्षांश कहलाता है। ठीक है। फिर आता है बेलनाकार प्रक्षेप। कागज के खोखले बेलन की बाहरी सतह भूग्रिड प्रक्षेपित करने के पश्चात बेलन के कागज को सपाट फैलाने से प्राप्त अक्षांश देशांतर रेखा जाल को बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। सिलेंडर जानते हो? सिलेंडर बेलनाकार क्या होता है? सिलेंडर देखा है आपने? सिलेंडर कैसा होता है? उसी आकृति का जो प्रक्षेप है वो कहलाता है सिलिंड्रिकल प्रक्षेप। सामान्य दशा में यह बेलन ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है तथा इसका अक्ष पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष पर स्थित होता है। और जब हम बेलनाकार प्रक्षेप बनाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे समस्त अक्षांश वृत्त समान लंबाई वाली सरल व समांतर रेखाओं के रूप में होते हैं। भूमध्य रेखा को छोड़कर अन्य सभी अक्षांश वृत्तों पर मापनी अशुद्ध होती है। सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की और सरल और समानांतर होती हैं। इनके बीच की दूरी भी समान होती है। जितनी भी हम देशांतर रेखाएं खींचेंगे, प्रत्येक देशांतर रेखा अक्षांश वृत्त को समकोण पर काटता है, जिसके फलस्वरूप बेलनाकार प्रक्षेप की आकृति आयताकार होती है। अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य के अनुसार गणितीय विधियों के द्वारा निश्चित की जाती है। इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होने के कारण जो विषुवतीय प्रदेश हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं, उनके मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप विशेष उपयोगी होता है। इसके अलावा संसार का शुद्ध दिशा व शुद्ध आकृति मानचित्र बनाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप उपयोगी होता है। तीसरा है इसी का खामध्य प्रक्षेप। खामध्य प्रक्षेप में क्या होता है कि ग्लोब को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता हुआ माना गया है, किसी समतल सतह पर प्रक्षेपित करके अक्षांश देशांतर रेखा जाल खामध्य प्रक्षेप कहलाते हैं। खामध्य प्रक्षेप के उस बिंदु को जहां पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है उसे प्रक्षेप केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। तथा जिस बिंदु पर प्रकाश की कल्पना की जाती है उसे नेत्र स्थान या उत्पत्ति बिंदु कहा जाता है। तो दो चीजें हैं, जहां पर प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श कर रहा है तो वो प्रक्षेप केंद्र, और जहां पर नेत्र स्थान है वो उत्पत्ति बिंदु या नेत्र स्थान। प्रक्षेप का तल भूमध्य रेखा, ध्रुव तथा इन दोनों के मध्य किसी भी बिंदु पर ग्लोब को स्पर्श कर सकता है। इसी प्रकार नेत्र स्थान ग्लोब के केंद्र पर
अथवा ग्लोब के बाहर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये थे खमद्य प्रक्षेप। फिर आते हैं रूढ़ प्रक्षेप। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वेच्छा अनुसार छांटे गए सिद्धांत पर निर्मित प्रक्षेप को रूढ़ प्रक्षेप कहा जाता है। प्रक्षेप शब्द का जो अर्थ सामान्यतः लगाया जाता है वह इन प्रक्षेपों में से प्रकट नहीं होता। रूढ़ प्रक्षेपों की आकृति इतनी संशोधित एवं रूढ़ होती है कि इन्हें प्रक्षेपों के ऊपर लिखे गए किसी भी वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कुछ रूढ़ प्रक्षेप, विशेषकर वे प्रक्षेप जिन पर समस्त विश्व का मानचित्र बनाया जा सकता है और बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं जिसमें अपन को शंकु प्रक्षेप बनाने हैं, बेलनाकार प्रक्षेप बनाने हैं और खमद्य प्रक्षेप बनाने हैं। रूढ़ प्रक्षेप अपने को नहीं बनाने हैं। तो पहला तो अपना था प्रकाश के आधार पर, दूसरा था रचना विधि के आधार पर और तीसरा है गुणों के आधार पर। गुण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: यथाकृतिक प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप और शुद्ध दिशा प्रक्षेप। यथाकृतिक प्रक्षेप जो है ये मानचित्र पर धरातल के किसी भी छोटे से छोटे भाग की वही आकृति आती है जो उस क्षेत्र की ग्लोब पर होती है। तो उस मानचित्र का प्रक्षेप यथाकृतिक या अनुरूप कहा जाएगा। इस तरह के प्रक्षेप का उदाहरण है मर्केटर प्रक्षेप। इसे यथाकृतिक प्रक्षेप का ये अच्छा उदाहरण है। कुल मिला के जो छोटा सा छोटा भाग जिसकी आकृति जैसी ग्लोब पर है वैसी ही मानचित्र प्रक्षेप में बने। दूसरा है समक्षेत्र प्रक्षेप। समक्षेत्र प्रक्षेप पर जो मानचित्रों में सभी जगह जो हमारा क्षेत्रफल है वो शुद्ध रहता है। इन प्रक्षेपों में एक दिशा में मापनी बढ़ी हुई और दूसरी दिशा में मापनी घटी हुई होती है, जिसके फलस्वरूप मानचित्र में किसी भी प्रदेश का क्षेत्रफल तो शुद्ध रहता है किंतु उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। मॉलबीड प्रक्षेप इस प्रक्षेप के अंतर्गत आता है। फिर आता है शुद्ध दिशा प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप और खमद्य प्रक्षेपों पर बने मानचित्र में शुद्ध दिशा होती है। शुद्ध दिशा से हमारा मतलब है कि मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की वही दिशा होती है जो ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाले बृहद वृत्त की होती है। तो इस तरह से गुण के आधार पर 3 भाग हैं: यथाकृतिक, समक्षेत्र और शुद्ध दिशा। रचना के आधार पर 4 भाग हैं: शंकु, बेलनाकार, खमद्य और रूढ़। और जो प्रकाश के प्रयोग के अनुसार हैं संदर्श और असंदर्श मानचित्र। अब अपन अगले वीडियो में शंकु प्रक्षेप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।